जय हिंद दोस्तों। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थ जो थी उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, अलग अलग प्लैनेट्स जो थे उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, और इसके साथ साथ जो हमारे 8 प्लैनेट्स थे उनके बारे में देखा था हमने, और साथ में जो दूसरी हेवनली बॉडीज थी उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब आज हम देखेंगे कि हमारी अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ पे जो हमें लेयर्स दिखती है अलग अलग, वो कैसे फॉर्म होती है ना। इसमें लिथोस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो अलग अलग लेयर्स होती है अर्थ की, क्रस्ट हुई, मेंटल हुई, कोर हुई, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ जो थी उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। अर्थ का फॉर्मेशन तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इस क्लास में हम देखेंगे कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। इवोल्यूशन यानी क्या, जो स्टार्टिंग फेज था उसके बाद अर्थ जो है किस तरीके से इवॉल्व करती है, और आज के टाइम पे हम जो अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हैं वो कैसे फॉर्म होता है। तो स्टार्टिंग आप देखो, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था कि बहुत सारे क्या थे, जो डर्ट मटेरियल और डस्ट वगैरह थी वो आपकी बिखरी हुई थी, फिर ये कोहेजन होगा, इनके बीच में एक्रीशन होगा, ये साथ में आएंगे और धीरे धीरे आपका एक राउंड शेप बनेगा। अब ये जो राउंड शेप था ये पहले बहुत ही ज़्यादा मॉल्टन फॉर्म में था, है ना। जितना भी आप देखोगे इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इस कारण से मॉल्टन फॉर्म में था। इसके साथ साथ आप देखो, अब जब ये चीज़ें मॉल्टन फॉर्म में थी तो जो ज़्यादा डेंसिटी की चीज़ें होंगी, जो कि ज़्यादा डेंस होंगी, वो सेंटर की तरफ मूव करेगी, और जो लाइट होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ऐसे ही आप देखोगे साथ में जो ज़्यादा डेंस होगी उसका टेम्परेचर भी आपको हाई देखने को मिलेगा, है ना। अर्थ एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल स्टेट में थी, मॉल्टन फॉर्म में थी, मॉल्टन फॉर्म में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो रोटेट कर रही थी। अब जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और डेंसिटी के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। अब आप समझो कि जो सरफेस पे जो चीजें हैं वो जल्दी ठंडी होगी, और अगर आप सेंटर की तरफ जाओगे तो वो धीरे धीरे ठंडी होगी, है ना। तो ऐसे ही जो सरफेस की चीजें थी वो धीरे धीरे हार्ड होने लगी, वो रॉक में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग गई। ये तो हमें समझ में आ ही गया कि जो डेंसर मटेरियल जैसे कि आयरन हुआ, हेवियर मटेरियल है, वो क्या होगा, सेंटर की तरफ जाएगा, और जो लाइटर मटेरियल है वो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। फिर विथ पैसेज ऑफ टाइम ये क्या होगी, और ज्यादा कूल होती जाएगी। अच्छा, अब अर्थ क्या हो रही थी, कूल तो हो रही थी, लेकिन कूल होने के साथ साथ आप देखोगे इसमें एक बिग स्प्लिट, कल हमने पढ़ा था ना, द बिग स्प्लिट मून जिस तरीके से फॉर्म हुआ था, एक मार्स के जितने बड़ा ही एक ऑब्जेक्ट जो था वो अर्थ में आके कोलाइड हुआ था, और इस कोलिजन के कारण बहुत सारा मटेरियल अर्थ से बाहर चला गया था। अब जब भी दो चीज कोई कोलाइड होती है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उससे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। उसी फ्रिक्शन के कारण आप देखोगे कि अर्थ पे भी क्या होगी, बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होगी, और इसी हीट रिलीज के कारण आप देखोगे कि वापिस से ये जो लेयर जो है अलग अलग लेयर्स बन जाएगी। जो डेंसर लेयर होगी वो सेंटर की तरफ आएगी, लाइटर लेयर्स बाहर की तरफ मूव करेगी, और धीरे धीरे ठंडी होगी, तो ये कंडेंस होगी, और ये क्या कर लेगी, आज जैसे हम लेयर्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कोर जो है उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, फिर मेंटल उससे थोड़ी कम होती है, फिर जो आपकी क्रस्ट है उसकी सबसे कम होती है। तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर उसी तरीके से फॉर्म होता है। इस तरीके से हमारा सिर्फ लिथोस्फेयर नहीं, अभी हम पढ़ेंगे लिथोस्फेयर क्या होता है, सिर्फ लिथोस्फेयर की बात नहीं कर रहे हम, पूरा जो अर्थ का जो इंटीरियर है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अच्छा, पहले ये समझो, अर्थ जो है, हमारे अर्थ पे 4 मेन डोमेन्स हमें देखने को मिलते हैं। एक जो लैंड वाला पार्ट है ना, लैंड वाला, जिसमें हमें रॉक वगैरह देखने को मिलती है, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वो पूरा लैंड वाला पार्ट, इसको ले आता है लिथोस्फेयर। फिर एक आपका होता है वाटर वाला पार्ट, जिसमें कि आपके ओशियंस में जो वाटर है, रिवर्स में जो वाटर है, लेक्स में जो वाटर है, वाटर वेपर जो आपको एटमोसफेयर में प्रेजेंट मिल रही है, ये आपका हो जाता है हाइड्रोस्फेयर। फिर एटमोसफेयर यानी जो एयर वाला पार्ट है। फिर इसके बाद एक जोन होता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, जहां पर आपका हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमोसफेयर तीनों मीट करते हैं। ये जो नैरो जोन होता है यहीं पर लाइफ आपको देखने को मिलती है ना। सिर्फ लिथोस्फेयर पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसमें हाइड्रोस्फेयर और एटमोसफेयर के भी कुछ कंपोनेंट मिक्स होने चाहिए। इतना आया समझ में आप लोगों को। तो ये अलग अलग डोमेन है अर्थ के। एक डोमेन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, सिर्फ लिथोस्फेयर के बारे में नहीं पढ़ा हमने, पूरी जो अर्थ की जो अलग अलग लेयर्स है वो किस तरीके से फॉर्म हुई वो हमने पढ़ा। सेकंड हम पढ़ते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जो था वो किस तरीके से फॉर्म हुआ।
अब ये जो एटमॉस्फेयर था इसके फॉर्मेशन को लेकर हमें 3 स्टेजेस मिलती है। कितनी स्टेजेस मिलती है? 3 स्टेजेस मिलती है। पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर आप देखोगे तो उस स्टेज को बोला जाता है प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। प्राइमोर्डियल यानी जो कि बहुत ज्यादा पुराना हो, है ना। अर्थ की हिस्ट्री आप देखो ऑलमोस्ट 4 से 4.5 बिलियन ईयर्स की है। तो जो स्टार्टिंग के जो ईयर्स थे तब अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर था उसको बोला जाता है प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। अब ये जो आपका एटमॉस्फेयर था इसमें जनरली आपको हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन, इन गैसेस, ये गैसेस आपको देखने को मिलती थी। इन गैसेस से आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर जो था वो बना हुआ था। मगर क्या होगा, उस टाइम पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं था, तो जो सोलर विंड आती है तो सोलर विंड क्या करेगी, इस पूरे एटमॉस्फेयर को बाहर की तरफ कर देगी, है ना। ये स्ट्रिप कर देगी, अर्थ से क्या कर देगी, उसको बाहर की तरफ कर देगी। तो अर्थ पे फिर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं बचेगा। ये जो एटमॉस्फेयर था इसको बोला जाता है प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। तो आपकी फर्स्ट स्टेज में प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर का क्या देखने को मिलेगा, हमें लॉस देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेज क्या होगी कि अर्थ का जो इंटीरियर है, अब ये बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। तो अर्थ के इंटीरियर से क्या होगा, बहुत सारी गैसेज जो है एटमॉस्फेयर में आएगी, बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन होंगे, है ना। जो टेक्टोनिक मूवमेंट होगी उससे अर्थ के अंदर की गैसेज बाहर की तरफ आएगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है डी गैसिंग। इस प्रोसेस को बोला जाता है डी गैसिंग। तो आप देखोगे कि ये जो डी गैसिंग रहती है इसके कारण बहुत सारी गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर पर आती है। इसमें 2 गैसेज बहुत ज्यादा मेन होती है, एक होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी होती है आपकी वाटर वेपर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रहती है ये क्या होती है, अर्थ की सरफेस से बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में आ जाती है। मगर अब धीरे धीरे आपकी अर्थ क्या होती जा रही है, कूल होती जा रही है। इस कूल होने के कारण क्या होगा कि आपकी ये जो वाटर वेपर होगी ये एटमॉस्फेयर में कंडेंस होना स्टार्ट होगी और आपकी CO2 इस वाटर में डिजोल्व हो जाएगी। फिर यही जो वाटर होगा कंडेंस हो जाएगा तो रेनफॉल के फॉर्म में वो अर्थ पर गिरेगा। ये जो सेकंड स्टेज थी मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चली थी। इनफैक्ट बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये तक क्लेम करते हैं कि आपकी ये जो बारिश हुई थी 1 या 2 मिलियन ईयर तक आपकी ये लगातार बारिश हुई थी और उससे फिर अर्थ पे जितने भी डिप्रेशन थे वो फिल हुए थे। यानी अर्थ पे जो हम ओशंस देखते हैं वो ओशंस उसी तरीके से फिल हुए थे। फिर अभी जो ओशंस बने तो इन्हीं ओशंस में क्या होगा, धीरे धीरे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगी। फिर इन ओशन में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे, है ना। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या होगा, आपका जो ओशन है उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये इतनी ज्यादा जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो धीरे धीरे आपका ओशन सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेट यानी ऑक्सीजन से भर जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन आपकी क्या करने लगेगी, धीरे धीरे एस्केप करने लगेगी और आपका जो एटमॉस्फेयर है वहां पर चली जाएगी। तो इस तरीके से आपका यानी हमारा जो अर्थ का आज का एटमॉस्फेयर है इसी तरीके से फॉर्म हुआ। आज हम देखते हैं अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 2 मेन गैसेस हमें मिलती है। एक हमें मिलती है नाइट्रोजन, दूसरी हमें मिलती है ऑक्सीजन। 78% क्या है, नाइट्रोजन है, वहीं पर 21% क्या है, ऑक्सीजन है। यानी 99% हमारा एटमॉस्फेयर इन 2 गैस से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरीके से हमारा आज का एटमॉस्फेयर जो था वो फॉर्म हुआ। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर या फिर इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसके साथ ही अगला हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां पर मैंने कुछ फोटोज बताई हैं कि देखो फर्स्ट फेज में क्या होगा कि आपका जो एटमॉस्फेयर होगा वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना होगा। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम क्या हो रही है, बाहर स्पेस की तरफ जा रही है सोलर विंड के कारण। फिर सेकेंड मेथड में क्या होगा, बहुत सारे वॉल्केनोज होंगे, वो इन वॉल्केनोज के एरप्ट होने के कारण 3 गैसेस आपकी रिलीज हो रही है। एक तो NH3 यानी नाइट्रोजन रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, साथ ही साथ वाटर वेपर भी रिलीज हो रही है। थर्ड स्टेज में क्या होगा, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये वाटर में मिक्स होकर कंडेंस होकर वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर में फॉर्म होगी, आपकी CO2 वाटर में मिक्स होगी और वो अर्थ पर रेनफॉल के फॉर्म में गिर जाएगा। तो इस तरीके से आपका एटमॉस्फेयर जो है उसका इवोल्यूशन हुआ। थर्ड हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर। अब इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कैसे हैं, आप देखोगे कि अर्थ की कूलिंग के साथ जो रेनफॉल हुई, यहां पर देखो मैंने एक आपको हाइड्रोस्फेयर का बताया है कि किस तरीके से वाटर जो है आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर भी यही हुआ कि आपकी वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में थी, फिर आपका धीरे धीरे अर्थ और ज्यादा कूल होती आती है, कंडेंस होती जाती है। इसके कारण आपका वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और रेनफॉल के फॉर्म में वो अर्थ पर गिर जाता है।
इससे आपके ओशियंस फॉर्म होते हैं। अब एक बार ओशियंस फॉर्म होने लगते हैं तो ओशियंस के कारण क्या होता है, यहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करने लगती है। और आज से आप देखो 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स पहले जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होना स्टार्ट हो जाती है। आपके पहले ओशियंस होंगे वो ऑक्सीजन से भर जाएंगे, फ्लड ऑफ ऑक्सीजन हमें देखने को मिलेगी। फिर यही ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या होगी, ओशियंस को छोड़कर एटमॉस्फेयर में जाने लगेगी। इसी तरीके से हमारा हाइड्रोस्फेयर है वो उसका भी इवोल्यूशन होता है। तो जो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर है उनका इवोल्यूशन हमें साथ साथ देखने को मिलता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारी अर्थ की जो 3 लेयर्स है उनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। आगे हम पढ़ते हैं जो हमें अर्थ पे अलग अलग लेयर्स मिलती है उनके बारे में। तो आप जनरली देखो हमारी अर्थ जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पर पहले हम कुछ सोर्सेज देख लेते हैं कि अगर आपको अर्थ के बारे में स्टडी करना है, अर्थ के इंटीरियर में क्या है उसके बारे में स्टडी करना है, तो उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो उसके 2 सोर्सेस हो सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है डायरेक्ट और एक आपका होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या कि अर्थ के इंटीरियर में जो है वही चीज अगर मुझे मिल जाए तो वो मेरा डायरेक्ट सोर्स हो गया। और जब मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि अच्छा अर्थ के इंटीरियर में ऐसा होगा तो वो मेरे हो जाएंगे इनडायरेक्ट सोर्सेस। तो वो मटेरियल मुझे डायरेक्टली कैसे मिल जाएगा, एक तरीका तो क्या होगा, सरफेस रॉक। सरफेस रॉक कैसे है, ये तो बाहर की तरफ है, इंटीरियर में कैसे है, तो आप देखोगे अर्थ के इंटीरियर में हमें मैग्मा देखने को मिलता है। यही मैग्मा जब सरफेस पर आता है तो इसे लावा बोल दिया जाता है। अच्छा, आपका जो मैग्मा और लावा है उसमें यही डिफरेंस रहता है। जैसे हम एक बहुत ही फेमस लाइन सुनते हैं कि गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान है। तो ये गंगाधर जब आपका सरफेस के नीचे है तो ये मैग्मा है, मैग्मा गंगाधर है। फिर ये जब सरफेस पर आ जाएगा तो ये लावा कहलाएगा, ये शक्तिमान कहलाएगा। अब यही आपका लावा जो होता है वो कूल होता है और वो आपकी रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो सरफेस रॉक से हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेशन लगा सकते हैं कि अच्छा अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट होंगे। दूसरा है इसमें वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू क्या होता है, जो अर्थ के इंटीरियर में जो मैग्मा है, अर्थ के इंटीरियर में जो मटेरियल है वो बाहर आता है, बहुत सारी गैसेस भी आती है, मैग्मा जो लावा बन जाता है वो भी आता है, उसके साथ साथ बहुत सारे रॉक के मटेरियल भी आते हैं। तो उसको स्टडी करके भी हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगा सकते हैं। अब इनडायरेक्ट सोर्सेस हम देखते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेस में पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी क्या कि मैटर हमारा सरफेस पे जिस तरीके से एक्ट करता है, जो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वही प्रॉपर्टीज हमें अर्थ के इंटीरियर में भी मिलेगी, है ना। तो उन प्रॉपर्टीज से हम थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा अर्थ के इंटीरियर में कौन सी लेयर सॉलिड हो सकती है, कौन सी लेयर लिक्विड हो सकती है। सेकेंड क्या हुआ, मीटियोर्स हुआ। अब मीटियोर्स को भी इनडायरेक्ट में हमने इसलिए डाला है क्योंकि जिस तरीके से आपके मीटियोर्स फॉर्म हो रहे उसी तरीके से आपकी अर्थ फॉर्म हुई है ना। तो इससे हमें थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिल सकता है कि अच्छा पहले के टाइम पर अर्थ पे कैसी रॉक मिलती होगी, तो वो हमें ये इंडिकेशन दे देगा। फिर थर्ड क्या है, एक तो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटी अनोमली। ग्रेविटी अनोमली मतलब क्या होता है, आप अगर अर्थ सरफेस पर देखोगे तो कहीं पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा मिलती है, कहीं पर ग्रेविटी की वैल्यू कम मिलती है। इसका सीधा साधा रीज़न क्या है, अर्थ को हम बोलते हैं कि अर्थ राउंड शेप की है, स्फेयर शेप की है, जबकि अगर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ एक कंप्लीटली स्फेयर नहीं है। अर्थ को बोला जाता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब क्या होता है कि ये जो आपके पोल्स है, पोल्स पर से अर्थ फ्लैट है, वहीं पर आपके जो इक्वेटर वाला रीजन हो गया, इक्वेटर वाले रीजन पे आपको बल्ज देखने को मिलेगा, अर्थ बाहर की तरफ देखने को मिलेगी। तो अब आप मुझे बताओ कि ये सेंटर हो गया और पोल्स सेंटर से ज़्यादा पास में हो गए, वहीं पर आपके जो इक्वेटर वाला रीजन है वो सेंटर से थोड़ा दूर हो गया। तो ग्रेविटी जितना पास में होंगे उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, जितना दूर होंगे उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स कम। तो ये पास में है पोल्स, तो इसलिए पोल्स पर आपको ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा मिलती है और इक्वेटर पर आपको ग्रेविटी की वैल्यू कम मिलती है। इस चीज़ को बोला जाता है ग्रेविटी अनोमली। फिर सेकंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या होता है कि आप देखोगे कि अर्थ पर कहीं पर बहुत सारी ऐसी रॉक हमें मिलती है जो कि मैग्नेटिक होती है, तो उससे भी हम थोड़ा इंडिकेशन लगा सकते हैं कि अच्छा अर्थ के इंटीरियर में किस टाइप के मटेरियल्स होंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादातर किस में देखने को मिलती है, हमें फेरस मेटल्स में देखने को मिलती है, तो उस टाइप के मेटल से बने होंगे। और एक हमारा है सीज्मिक एक्टिविटी। सीज्मिक एक्टिविटी में तो एक तो हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक, है ना, जो अलग अलग टाइप के अर्थक्वेक होते हैं आपके, वो पढ़ते हैं। इसके साथ हम पढ़ते हैं अलग अलग वेव्स। देखो जब भी आपका अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक होने का रीजन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं शॉर्ट में। आपका ये एक कॉन्टिनेंट का ब्लॉक है,
ये दूसरा कॉन्टिनेंट का ब्लॉक है, और ये दोनों आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जिगजैग तरीके से एक दूसरे में ये फिट होते हैं। अब ये वाला मान लो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये इजीली मूव नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये फिक्स हो गए, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ये क्या करेगी, ये दोनों मूव करेंगे, तो इस फ्रिक्शन के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। ये एनर्जी रिलीज होती है वेव्स के फॉर्म में। यहाँ पर भी हमें दो तरीके की वेव्स मिलती है। एक वेव जो कि अर्थ के इंटीरियर में क्या करती है, हमें देखने को मिलती है, और यही इंटीरियर वेव्स जो है जब सरफेस पे आती है तो वो बना लेती है सरफेस वेव्स। वो क्या बना लेती है, सरफेस वेव। तो आपकी जो इंटीरियर वेव्स है इनको बोला जाता, ये जो आपकी इंटीरियर में जो वेव्स है ये दो तरीके की होती है। एक तो आपकी, इनको बॉडी वेव्स भी बोला जाता है, और ये दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी वेव, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी वेव। वहीं पर आपको ये जो बाहर की तरफ देखने को मिल रही है वेव्स, इनको बोला जाता है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स जो रहती है वो भी दो तरीके की होती है, एक लव वेव्स होती है और एक रैली वेव्स होती है। आज का हमारा टॉपिक ये समझने का नहीं है, आज तो हम इनके बारे में बस थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके की चीजें होती है। चलो, तो सिस्मिक एक्टिविटी से भी आप क्या कर सकते हो कि पता लगा सकते हो कि अच्छा किस टाइप का हमें अर्थ के इंटीरियर में किस टाइप की हमें लेयर्स देखने को मिलेगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं लेयर्स के बारे में कि अर्थ के इंटीरियर में हमें क्या क्या अलग अलग टाइप की लेयर देखने को मिलती है। आप देखोगे कि हमारी अर्थ जो है वो तीन मेन लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे बाहर आपको मिलती है क्रस्ट, फिर आपको मिलती है मेंटल, फिर आपको मिलती है कोर। अब क्रस्ट जो है, पहले हम क्रस्ट के बारे में समझ लेंगे, फिर मेंटल और फिर आएगी हमारी कोर। फर्स्ट हम क्रस्ट के बारे में समझते हैं। देखो ये अलग अलग लेयर्स हो गई। इस लेयर पे मैं वापस आऊंगा, इस फोटो पे मैं वापस आऊंगा। पहले हम क्रस्ट के बारे में समझ लेते हैं। क्रस्ट जो है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है अर्थ का, है ना, जो रॉकी सरफेस हमें देखने को मिल रही है अर्थ पे, उसको हम बोल देते हैं क्रस्ट। अब क्रस्ट जनरली दो तरीके की होती है। एक वो क्रस्ट है जो कि हमें कॉन्टिनेंट पर मिल रही है, उसको हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एक वो क्रस्ट है जो कि हमें ओशियंस पे मिल रही है, उसको हम बोल देते हैं ओशनिक क्रस्ट। ये आपकी हो गई ओशनिक क्रस्ट, ये आपकी हो गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अच्छा, यहाँ पर एक और लेयर लिखी हुई है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? आप मेंटल हम जब पढ़ेंगे तो मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो भी रॉक का बना हुआ होता है। तो बहुत सी बार क्रस्ट को और मेंटल का ऊपर वाला पार्ट जो कि रॉक का बना हुआ है उसको मिलाकर लिथोस्फेयर बोल दिया जाता है। अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी विड्थ हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, वहीं ओशनिक क्रस्ट है इसकी विड्थ हमें कम देखने को मिल रही है। तो आप देखोगे कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस हमें 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलेगी। जो ओशनिक क्रस्ट है 5 किलोमीटर के अराउंड इसकी हमें थिकनेस देखने को मिलेगी। वहीं जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है 50 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच में इसकी थिकनेस हमें देखने को मिलेगी। ये तो बात हो गई थिकनेस की, लेकिन जब इनकी डेंसिटी की हम बात करेंगे तो आपकी जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो ज़्यादा डेंस होती है, लगभग 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो थोड़ी कम डेंस होती है, लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ओशनिक क्रस्ट भले इसकी वेट ज़्यादा है मगर इसकी डेंसिटी कम होती है, और वहीं पर आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। भले इसकी थिकनेस कम है लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। चलो, ये हमारा हो गया क्रस्ट। क्रस्ट के बाद हम आ जाते हैं हमारी सेकंड लेयर पर। सेकंड लेयर है हमारी मेंटल। अब मेंटल आप देखो जनरली हमें कितनी डेप्थ पर देखने को मिलती है? क्रस्ट के बाद 2900 किलोमीटर तक हमें मेंटल देखने को मिलती है। मेंटल को भी अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? एक आप देखोगे कि एक जो मेंटल का बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है जो कि रॉकी सरफेस है उसको हम क्रस्ट के साथ मिलाकर लिथोस्फेयर बोल देते हैं। फिर एक लेयर आती है जिसको एस्थेनोस्फेयर बोला जाता है। अब ये जो आपकी एस्थेनोस्फेयर है इसी में आपको मैग्मा देखने को मिलेगा, है ना। हमारी जितनी भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, जितना भी मैग्मा जो कि सरफेस पर आता है वो कहाँ से आता है? एस्थेनोस्फेयर से आता है। फिर आप देखो मेंटल की डेंसिटी जो है लगभग 2.9 से 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखने को हमें मिलती है। और आपका ये जो लोअर वाला पार्ट है मेंटल का, ये रॉक से मिलकर बना हुआ है, वापस से हार्ड रॉक से मिलकर ये बना हुआ है। चलो, अब हम आ जाते हैं कोर पर। कोर भी हमें दो तरीके की देखने को मिलती है, एक है हमारी आउटर कोर, एक है हमारी इनर कोर। देखो ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक फोटो है। ये क्या है? ये वाली जो कोर है बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्ट है ये इनर कोर है, और ये क्या है? आउटर कोर है। अब आप देखोगे
कि जो आपकी आउटर कोर होती है वो होती है लिक्विड लेयर, वो क्या होती है, लिक्विड लेयर। वहीं पर आपकी इनर कोर जो है वो बहुत ज्यादा सॉलिड लेयर है। इनर कोर जो है आपकी दो मेटल से मिलकर बनी होती है, एक आपका होता है निकल, दूसरा आपका होता है आयरन, इसलिए बहुत सी बार इस लेयर को नीफे भी बोल दिया जाता है। अच्छा, हमने अभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट पढ़ा था, तो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट भी अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, जिसको सियाल बोला जाता है। वहीं पर ओशनिक क्रस्ट जो होती है आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको सीमा बोला जाता है। ऐसे ही आपकी जो इनर कोर है वो मिलकर बनी हुई है आपकी निकल और आयरन से, इसलिए इसको हम निफे बोल रहे हैं। फिर आप देखोगे आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, वहीं पर इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। अच्छा, अब क्रस्ट और कोर के बीच में हमें अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज देखने को मिलती है। वहीं पर आप देखोगे आउटर कोर और इनर कोर जो है, सॉरी आउटर कोर और मेंटल के बीच में हमें ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। चलो, अब ये हमारी हो गई कोर। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमने इस क्लास में क्या पढ़ा है ना, एक बार बेसिक से हम वापस से सारा लेक्चर जो है हमारा उसको समझ लेते हैं। तो हमने किससे स्टार्ट किया, फॉर्मेशन ऑफ या फिर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ से स्टार्ट किया। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में पहले हमने क्या देखा, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर में हमने क्या देखा कि हमारा जो लिथोस्फेयर जो था वो पहले क्या था, हमारी पूरी अर्थ ही पहले क्या थी, मॉल्टन फॉर्म में थी। इसी मॉल्टन फॉर्म में होने के कारण क्या होगा कि जो ज़्यादा डेंस मॉल्टन मटेरियल होगा वो सेंटर की तरफ आएगा। आप एक ग्लास लो, उसमें क्या करो, पानी डालो, पानी के अंदर मिट्टी डाल दो, फिर उसको घुमा दो। थोड़ी देर बाद जब वो पानी रुक जाएगा तो मिट्टी जो है, जो कि डेंसर है, वो नीचे हमें देखने को मिलेगी, पानी हमें ऊपर देखने को मिलेगा। ऐसे ही इसमें भी जो डेंसर मटेरियल था वो सेंटर की तरफ चला गया और जो लाइटर मटेरियल था वो बाहर सरफेस की तरफ हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आप देखो कि इस तरीके से आपकी जो लिथोस्फेयर तो नहीं बोलेंगे हम, अर्थ का पूरा इंटीरियर था, इस तरीके से फॉर्म हुआ। अगला हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन किस तरीके से होता है। तो एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन को हम समझते हैं 3 स्टेजेस में। पहला स्टेज क्या है, लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, यानी जो पुराना जो एटमॉस्फेयर था जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम थी, ये दोनों क्या होती है, सोलर विंड के कारण स्ट्रिप हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, इसलिए इसको बोला जाता है लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि अर्थ के इंटीरियर से बहुत सारी गैसेज जो रहते हैं वो बाहर सरफेस की तरफ आने लगती है, एटमॉस्फेयर में आने लगती है। इसमें मेनली 3 गैसेज रहती है, वाटर वेपर, CO2 और आपकी नाइट्रोजन हुई। फिर क्या होगा कि अब ये धीरे धीरे अर्थ हमारी कूल होती जा रही है। यहाँ पर ये जो हमारी जो वाटर वेपर है ये कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होती जा रही है, इसके कारण बारिश गिरेगी, वाटर जो है रेनफॉल के फॉर्म में नीचे सरफेस पर गिर जाएगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, डिजोल्व होगी। यही जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, इससे क्या होता है कि जब ये हमारी सरफेस पर आती है तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। फिर यही क्या करेगी, ओशियंस वगैरह को फिल कर देगी, है ना। बहुत लंबे टाइम तक बारिश होती रहती है जिसके कारण हमारे ओशियन जो है वो फिल हो जाते हैं। ओशियंस के फिल होने के कारण क्या होगा, वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करने लगेगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फिर जो आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होंगे वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। वो पहले ऑक्सीजन कहाँ आपके ओशन में डिजोल्व रहेगी, मगर धीरे धीरे ओशन जैसे आपका सेचुरेट होता जाएगा वैसे ही ऑक्सीजन आपकी क्या करने लगेगी, ओशियन से बाहर जाने लगेगी एटमॉस्फेयर की तरफ, और इस तरीके से हमारा जो आज का एटमॉस्फेयर है वो फॉर्म होगा। इसके बाद एटमॉस्फेयर का हमने देख लिया, हाइड्रोस्फेयर का भी इससे ही हम लिंक करके देखते हैं, है ना, कि हाइड्रोस्फेयर भी इसी कारण हुआ। चलो हाइड्रोस्फेयर अलग से समझाने की जरूरत है नहीं, अगला हम समझ लेते हैं। तो 2 सोर्सेस है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में एक तो हमने पढ़ा सरफेस रॉक, है ना, कि मैग्मा बाहर आता है तो उसको हम लावा बोलते हैं, लावा ठंडा होता है तो वो कूल होकर हमारी सरफेस रॉक फॉर्म कर लेता है। वहीं पे वॉल्केनिक एरप्शन के कारण ही ये लावा बाहर की तरफ आ रहा है, तो उससे भी हमें पता चलता है कि अच्छा अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या मटेरियल हो सकते हैं। इनडायरेक्ट में पहला तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, कि अर्थ की अलग अलग लेयर्स आप देखोगे तो कैसी दिखती है, सॉलिड है कि लिक्विड है, क्या है। फिर एक इसमें हमें मिलता है मीटियोर्स, मीटियोर से हमें पता चलता है कि अच्छा अर्थ की पुरानी रॉक्स जो होगी वो किस टाइप की होगी। फिर ग्रेविटेशनल एनोमली हमें मिलती है कि कहीं पे ग्रेविटी ज़्यादा कहीं पे कम, पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा क्योंकि वो अर्थ सरफेस के ज़्यादा पास में है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम क्योंकि वो अर्थ सरफेस से दूर है। फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है, कहीं पर हमें मैग्नेटिक रॉक वगैरह मिलती है।
फिर सीस्मिक एक्टिविटी में हमने पढ़ा कि जो अलग अलग अर्थक्वेक वेव्स होती है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमारी समझने की जरूरत है। इधर देखो क्या हुआ कि जब प्राइमरी वेव्स को अर्थ पे प्रोपोगेट किया गया है ना, जब प्राइमरी वेव्स को क्या किया, अर्थ पे प्रोपोगेट किया गया। हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी क्या थी, अर्थ थी, और इसकी अलग अलग लेयर्स हम बना लेते हैं। सबसे बाहर ये क्या हो गई, क्रस्ट हो गई, फिर आपकी आ गई मेंटल, और ये सबसे सेंटर में क्या है, कोर है। कोर भी ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। तो जब आपकी अलग अलग वेव्स को प्रोपोगेट की गई तो पहले क्या, सेकेंडरी वेव्स को प्रोपोगेट किया गया। तो ये जो सेकेंडरी वेव्स जो थी ये क्या हो जाती है कि आपकी क्रस्ट से भी पास होती है, फिर मेंटल से भी ये पास होती है, लेकिन जो आउटर कोर आता है वहां पर आकर ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। दो चीजें होती है, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कोई भी आपकी रे आई टकरा के वो वापस से हो जाती है, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, डेंसिटी में जब चेंज होता है दो मटेरियल के तो थोड़ा जो वेव का जो डायरेक्शन रहता है वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइट जो है एयर से जब वाटर में मूव करती है तो डेंसिटी के कारण उसका पाथ जो है वो थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो है कि केवल जो आपकी कोर और जो मेंटल थी उसमें ही फ्लो होती है। ये जो एंगल था इसको बोला जाता है 105 डिग्री, यानी 105 डिग्री के बियॉन्ड आपको जो आपकी एस वेव है, सेकेंडरी वेव है, वो देखने को नहीं मिलती। वहीं पर जब क्या किया गया कि आपकी प्राइमरी वेव्स को प्रोपोगेट किया गया। अच्छा, आपकी सरफेस वेव क्या होती है, सॉलिड लिक्विड से तो पास हो जाती है, सॉलिड से तो पास हो जाती है, मगर लिक्विड और गैस से वो पास नहीं हो पाती, उनमें वो फ्लो नहीं कर पाती। वहीं पर आपकी जो प्राइमरी वेव होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में क्या कर लेती है, प्रोपोगेट कर लेती है। हमारी क्रस्ट, फिर ये हमारी हो गई मेंटल, ये हो गई आउटर कोर, ये हो गई इनर कोर। जब प्राइमरी वेव को प्रोपोगेट किया गया तो प्राइमरी वेव में भी हमें एक चीज देखने को मिलती है। क्या चीज देखने को मिलती है कि जब वो क्या होती है, क्रस्ट से फ्लो होती है तो क्या होती है, उसकी स्पीड तेज होती है। फिर देखो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है कि डेंसिटी में चेंज हो रहा है, तो इसलिए डायरेक्शन क्या हो रही है, इनकी चेंज हो रही है। डेंसिटी में चेंज होने के कारण डायरेक्शन क्या हो रही है, इनकी चेंज हो रही है। तो आप देखोगे कि इसमें भी एक ऐसा पार्ट आता है जहां पर हमें प्राइमरी वेव्स नहीं देखने को मिलती। इसको बोला जाता है 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का रीजन। ये रीजन हो जाता है प्राइमरी वेव का शेडो रीजन, और जो हमने देखा था ना 105 डिग्री के बियॉन्ड, वो हो जाता है हमारा जो सेकेंडरी वेव्स है उनका शेडो रीजन। तो आपकी प्राइमरी वेव जो है वो जब क्रस्ट से फ्लो होती है तो उसकी स्पीड तेज होती है, फिर मेंटल के अपर पार्ट में भी तेज होती है, लेकिन जो लोअर जो एस्थेनोस्फेयर वाला रीजन है वहां थोड़ी स्लो हो जाती है। फिर लोअर मेंटल में तेज होती है, फिर जो आउटर कोर आता है वहां पे और स्लो हो जाती है। तो ये स्लो होने का रीजन क्या था कि वहां पर वो लेयर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। साथ में सरफेस वेव से भी हमें पता चल रहा था कि सरफेस वेव जो आउटर कोर है आपका उसमें फ्लो नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या है कि आउटर कोर जो है आपका वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। वहीं पर इनर कोर में जब ये आती है प्राइमरी वेव्स तो इसकी स्पीड सबसे तेज हो जाती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो इनर कोर है ये मेटेलिक है, सॉलिड है, और सॉलिड में भी किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है। इसके कारण इसकी स्पीड कोर में जो है वो सबसे ज्यादा तेज होती है ना। फिर हमने जो हमारी अलग अलग लेयर्स थी उनके बारे में पढ़ा। कौन कौन सी लेयर्स के बारे में इसमें हमने पढ़ा, पहले तो क्रस्ट के बारे में पढ़ा जी, ठीक। पहले हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा है ना। तो क्रस्ट भी दो पार्ट की है, एक हमारी ओशनिक क्रस्ट है, दूसरी हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। दोनों के बारे में हमने समझा। फिर हमने बात करी मेंटल के बारे में। अब हमारी मेंटल जो है उसको भी हम अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो मेंटल का बिल्कुल अपर पार्ट होता है, रॉक वाला सरफेस, वो क्रस्ट के साथ मिलाकर उसको लिथोस्फेयर बोल देते हैं। फिर जो रॉकी सरफेस के जो नीचे है वहां पर मैग्मा मिलता है, इसको बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। और जो सबसे लोअर वाला पार्ट है वहां पर फिर क्या मिलता है, हमें सॉलिड रॉक मिलती है। फिर आपकी जो मेंटल है उसके बाद आती है कोर। कोर को भी हम दो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारी हो जाती है आउटर कोर, एक हमारी हो जाती है इनर कोर। हमारी आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर क्या है, बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में है। फिर ये किससे मिलकर बनी हुई है, निकल और आयरन से मिलकर ये बनी हुई है, इसलिए इस लेयर को बोला जाता है नीफे। इस लेयर को क्या बोला जाता है, नीफे। ध्यान करो मैंने वापस पढ़ाया था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपकी वो किससे बनी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसलिए उसको सियाल बोला जा रहा है। वहीं पर आपकी जो ओशनिक क्रस्ट है वो बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसको सीमा बोला जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, सीमा। तो ये ध्यान रखना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल और जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है वो
सीमा, इसके साथ साथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की भले थिकनेस ज़्यादा है मगर उसकी डेंसिटी ओशनिक क्रस्ट के मुकाबले कम है। तो ठीक है बच्चों, फिर आप ये पढ़ो और कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।